भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। नंदिनी बहू, तुमने अपने मायके न्योता भेजा कि नहीं? अरे तुम्हारे पहले बेटे की शादी है, अपने मायके वालों को बुलवाओ, वो भी तो देखें। जिस बेटी को उन्होंने 2 कपड़े में भेजा था, आज वो किस शान से रह रही है। एक समय था अपने शहर में उनका भी बड़ा नाम था, पर अब कौन उन्हें जानता होगा। मालती जी अपनी बहू को बोल रही थी। नंदिनी बोली, मम्मी जी, पापा मेरे प्रोफेसर थे और अभी भी कुछ पुराने लोग उन्हें जानते ही हैं। भाई दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता है, सारी चीज़ों की देखभाल भाभी करती हैं। फिर भी आप बोल रही हैं तो मैं बोल दूंगी। नंदिनी का पति मनोज बोला, तुम्हारा भाई यहाँ हो या ना हो, तुम्हें अपने घर न्योता भेजना चाहिए। अरे मानता हूँ अब यहाँ तुम्हें सुख सुविधा ज़्यादा मिलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने मायके वालों को भूल ही जाओ। पैसों से रिश्तों की गहराई और उसके रंग में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंदिनी चिढ़कर बोली, आप और आपकी माँ बड़े मजे ले रहे हो। मानती हूँ मेरे मायके में सुख सुविधा और पैसा नहीं था, तो क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? अरे मेरे भाग्य से आपके घर में पैसों की बरसात हो गई, मायका कंगाल हो गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी बहन को देखो कैसी जिंदगी जी रही है, उसे नेता क्यों नहीं भेजते? बुलाओ उन लोगों को, मैं भी देखूं उनकी शान। मनोज बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई। अब ससुराल वालों के लिए मजाक नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? और सही कहा तुमने, दीपा के घर भी बोलना होगा, अब आए ना आए, वरना कल को कहेगी भाई के पास पैसे हो गए तो भाई भूल गया। मैं माँ को कह दूंगा, वो फोन कर देंगी। नंदिनी नाराज होकर बैठ गई तो मनोज बोला, अब छोड़ो पुरानी बातों को, खुशी का मौका है, हमारे बेटे की शादी है। 28 साल हम लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँच गए, हमारे बड़े बेटे बहू तो आ नहीं रहे हैं, अब उनकी खुशी के लिए हम भी खुशी मनाते हैं। चलो मैं बाहर की तैयारी देखता हूँ, तुम घर की तैयारी देख लो। इतना कहकर वो घर से निकल गए। इधर रुचि नंदिनी की भाभी अपने ससुर रमेश बाबू से बोली, बाबूजी, नंदिनी दीदी के घर से न्योता आया है, उनके छोटे बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है, ये भी 2 दिन की छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वो बोले, बहू तुम्हारी ननद पहले यहाँ कितना आती थी, मायके को अपना सहारा समझती थी, जब से उसकी शानो शौकत बढ़ी यहाँ का रास्ता ही भूल गई। अब यहाँ आने से उसकी इज्जत तो घट जाती है। इसी गम में तुम्हारी सास भी इस दुनिया से चली गई। पहले तो रक्षाबंधन में आती थी, अब तो उसमें भी आना बंद कर दिया, बस एक राखी भेज देती है। कई साल हो गए उसे देखे हुए, अब उसे हमारी याद कैसे आई? रुचि बोली, बाबूजी, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। क्या एक बेटी जैसा सहारा एक बहू नहीं दे सकती? अब रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा ही। माँ जी के जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि भाभी ने रिश्तेदारी निभाई नहीं। मैं हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। रुचि के पति मुकेश दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता था। घर के हालात अच्छे नहीं थे, सोने का भाव इतना बढ़ गया था कि नया कुछ खरीदना रुचि के बस की बात नहीं थी। उसने अपनी पुरानी सोने का मांग टीका को साफ करवाया और बाजार से 3 साड़ी और मिठाई लेकर पैक करवा ली और पूरे परिवार के साथ अपने ननद के यहाँ घर पहुंची। रात में समारोह था। रुचि ने तोहफा प्रसाद बाबू के हाथों से ननद को दिलवाया। नंदिनी तोहफे को देखकर उखड़ी हुई आवाज में बोली, बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं कौन सा मायके के सहारे बैठी हूँ, मैंने बहू के लिए सब ले लिया। बेकार में लोग देखेंगे तो हंसेंगे, आप तो बस बहू को आशीर्वाद ही दीजिए। मालती जी आगे बढ़कर पैकेट लेकर बोली, अब मायके से क्या आया है ये तो देखना ही पड़ेगा। उन्होंने साड़ी को खोलते हुए कहा, ऐसी साड़ी हमने अपने ड्राइवर की बेटी को शादी में दी थी। नंदिनी की ननद रश्मि साड़ी लेते हुए बोली, भाभी, ये बहुत सुंदर साड़ी है, आप पर बहुत खिलेगी। और माँ, मायके की कोई भी चीज महंगी और सस्ती नहीं, बल्कि प्यार में लिपटा हुआ मायके का सहारा होता है। नंदिनी बोली, रश्मि दीदी, अगर
आपको ये पसंद है तो आप ही रख लीजिए, क्योंकि मैं और मेरी बहू तो ये नहीं पहन सकते। रमेश बाबू बहू का चेहरा देख रहे थे। रुचि धीरे से बोली, बाबूजी, बोलने वाले तो बोलते ही हैं, हमने दिल से उपहार दिया है, बस यही बहुत है। तभी रश्मि रमेश बाबू से बोली, बाबूजी, पिता का प्रेम और आशीर्वाद ही बहुत बड़ा सहारा होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, कल आपके पास था, आज इनके पास है, न जाने कल किसके पास रहेगा। रश्मि की शादी भी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। उसके पति जनरल स्टोर की दुकान चला रहे थे। कोरोना काल में उसका बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण रश्मि की माली हालत भी ठीक नहीं थी। मायके में पैसे होते हुए भी कभी भी मदद नहीं मिला और रश्मि के पास जितना था उसमें ही वो बहुत खुश रहती थी। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। रमेश बाबू को थोड़ी सर्दी का एहसास हो रहा था तो रुचि ने जल्दी से अपने थैले से चादर निकाली और उन्हें दी। वही बच्चे चारों तरफ खाने पीने की चीज़ों को देखकर ललायित हो रहे थे, कभी आइसक्रीम तो कभी चाट खा रहे थे। जब फोटो खिंचवाने का समय आया, नंदिनी की सास बोली, अरे बहू, मायके वालों को तो आगे लाओ। नंदिनी धीरे से बोली, आपको मेरे मायके वालों से बड़ी हमदर्दी हो रही है, आप अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं कर लेती? यहाँ मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। जैसे ही रमेश बाबू और रुचि के बच्चे आगे आने लगे, नंदिनी बोली, बाबूजी, किस जमाने का कुर्ता और ये चादर पहनकर आ गए हैं, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल किया करो। फोटो में आप कैसे आएंगे? भाभी, इन बच्चों को देखो, ये ऐसे आइसक्रीम और चाट नूडल्स खा रहे हैं जैसे कभी खाए ही ना हो। प्लीज़ आप लोग थोड़ा पीछे रहिए ताकि तस्वीरों में ना आ सके, वरना कल को मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमेश बाबू का हृदय छलनी हो गया। वो बहू से बोले, बहू, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। रुचि का पति बोला, हाँ रुचि, चलो, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। बेकार में अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फ़ायदा, ऐसा समारोह हमारे लिए नहीं है। सब मौज मस्ती में लगे थे। तभी नंदिनी की नंद रश्मि आई और बोली, बाबूजी, ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाइए, घर पहुंचने में आपको 6-7 घंटे लग जाएंगे। आप थके हारे आए और ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ तो लोगों की आंखों पर पैसे की चमक है। दूसरों का छोड़िए, मेरी माँ ने भी पैसों का चश्मा पहन लिया है, फिर मैं अपने भाई और भाभी से सहारे की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? आप रुकिए, मैं रास्ते के खाने के लिए आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सब जाने लगे। रुचि दोनों बच्चों का हाथ थामे थी। रुचि का पति के ऑटो लेने के लिए गए। तभी वहाँ नंदिनी आई और बोली, क्या हुआ, आपने ऐसी शादी कभी देखी नहीं होगी, इसीलिए आपको यहाँ मन नहीं लगा होगा, तभी आप सब जा रहे हैं। रुचि बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी, घर पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी, इसीलिए अब हम चलते हैं। मालती जी बोली, अरे आप लोग तो एक ही थैला लेकर आए थे जो हमारी बहू को उपहार में दे दिया, फिर जाने से पहले ये 2 थैले कैसे हो गए आपके पास? नंदिनी भी आश्चर्य से देखी तो मालती जी बोली, अरे आपके हाथों में क्या है, लोग तो बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते, आप यहाँ से क्या ले जा रहे हैं? रश्मि कुछ बोलती उससे पहले ही नंदिनी के कुछ संबंधी मुंह दबाकर हंसने लगे। रुचि के सब्र का बांध टूट गया। उसके ससुर के हाथों से थैला लेकर उसके सामने खोल दी और बोली, ननद रानी, इतना कुछ होते हुए भी जिसका मन इतना छोटा हो, उससे भला
कोई क्या ले जा सकता है। जिस इंसान ने आपको जन्म दिया उसे आपने सहारे की जगह शरेआम रुस्वा होते हुए देख रही हैं। नंदिनी बोली, मैं तो बस देख रही थी, मैंने दिखाने के लिए तो नहीं बोला। वहीं रश्मि बोली, भाभी ससुराल में मायके की इज्जत बनी रहे ये जिम्मेदारी बेटी की होती है, पर मैं आपसे भी क्या बोलूं, जब मेरी माँ मेरे मायके में मेरी इज्जत नहीं रहने देती तो वो बहू के मायके की इज्जत क्या करेगी। रमेश बाबू रुचि से बोले, बहू अब एक पल भी अगर मैं यहाँ रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे घर ले चलो। नंदिनी बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि बेटी से बढ़कर आपके लिए बहू हो गई और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। रुचि बोली, ननद रानी मैं बहू होकर सहारा दे सकती हूँ, पर आप जिस माली ने हर धूप से आपको बचाया, हर पल आपका सहारा बना रहा, आज आपने उसे शरेआम रुस्वा किया। रुचि बोली, चलिए बाबूजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पिता का साथ मिला। मायके में माता पिता तो अब रहे नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपकी सेवक मुझे मौका मिला। जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, किस्मत कितनी देर उनके साथ रहेगी। तभी रुचि का पति आए और पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चले गए। रश्मि सबके सामने नंदिनी और अपनी माँ से बोली, आपने अपने घर में एक पिता का अपमान किया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज होती है, पर उसका दर्द जब मिलता है तो इंसान को कुछ नहीं पता। जो आपने अपने ही पिता का सम्मान नहीं किया तो मैं तो ननद हूँ, मेरी इज्जत घर में क्या होगी। आज से मैं आपसे और इस घर से हर रिश्ते खत्म करती हूँ। इतना कहकर रश्मि अपने बच्चों को लेकर चली गई। समय बीता, रश्मि और रुचि ने नंदिनी के परिवार से हर रिश्ते तोड़ लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। इधर वक्त की मार नंदिनी के परिवार पर जब पड़ी तब उसे एहसास हुआ कि अब मायके का भी सहारा नहीं। उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया जिसकी माफ़ी कहीं नहीं मिल सकती। बड़ा बेटा विदेश में जाकर बस गया था और छोटे बेटे बहू ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा कर नंदिनी को एक वृद्ध आश्रम में डाल दिया था। अब नंदिनी की जिंदगी वृद्धाश्रम में कट रही थी।